नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, परमाणु एवं नाभिक। ये सेकेंड फिजिक्स का टॉपिक है। यहाँ से न्यूक्लियर फिजिक्स से स्टार्ट हो जाती है। चैप्टर नंबर 11 है, जो बुक है हमारे पास निपेंद्र भटनागर या चित्रा प्रकाशन वाली। तो उस चैप्टर को आज हम कंप्लीट कवर करेंगे और ये मान के चलिए इस चैप्टर से आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इस चैप्टर की तैयारी अच्छे से करते हैं, देखिए यहाँ से न्यूमेरिकल भी आएगा और थ्योरी भी आएगी, तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। आपकी तैयारी और मजबूत होगी। जैसे कि देख रहे हैं आप, काफ़ी दिन कम रह गए हैं, तो हम तेज़ी से चैप्टर कवर करेंगे और आपके प्रैक्टिस सेट भी हमने चला रखे हैं, जो सीरीज है उसे भी आप कवर करते रहिए, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। अच्छा, जो लास्ट हमारा प्रैक्टिस सेट हुआ था उसमें एक जो MCQ था फर्स्ट ही, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसे आप सही कर लेंगे। जो चांदी का परावैद्युतांक होता है वो इन्फिनिटी होता है, उसमें मैंने उसे 0 बोल दिया था। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं हम परमाणु एवं नाभिक। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है परमाणु। सबसे पहली बात, आपको परमाणु की खोज याद रखनी है। जो परमाणु की खोज है वो जॉन डाल्टन ने की है। ठीक है, एक बात तो आप ये याद रखें, जॉन डाल्टन, नाम याद रखेंगे डाल्टन। और ये खोज की थी उसने शायद 1803 में, आप ये देख लेंगे। तो जॉन डाल्टन ने की थी परमाणु की खोज। ठीक, तो परमाणु के बारे में अलग अलग मॉडल प्रस्तुत किए हैं वैज्ञानिकों ने और अपने अलग अलग तथ्य दिए हैं। उन सभी को आज हम पढ़ेंगे विस्तार से और जानेंगे किसने परमाणु के बारे में क्या कहा है। हमारे पास इस समय 3 परमाणु मॉडल होंगे, एक टॉमसन का होगा, एक रदरफोर्ड का होगा और एक होगा नील्स बोर का। तो जो बोर का परमाणु मॉडल है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वहीं से क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन हमें टॉमसन का और जो रदरफोर्ड का है उनके बारे में भी पता होना चाहिए, तो उन्हें भी हम थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम थॉमसन का परमाणु मॉडल। अच्छा, इसे टॉमसन भी कह सकते हैं और थॉमसन भी कह सकते हैं। वैसे इसका नाम जे थॉमसन है। ठीक है, तो थॉमसन भी बोल देते हैं, जैसे लिखते हैं तो TH लिखते हैं, तो इसलिए थॉमसन बोला जाता है हिंदी में। कभी कभी टॉमसन बोल देते हैं। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या कहता है, ज़रा देख लेते हैं। एक बात जो इंपॉर्टेंट है, देखिए जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा। एक तो आपको ये याद रखना है कि इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलोन मॉडल भी कहते हैं। इसका ये नाम भी आपको याद रखना है, वाटरमेलोन। ठीक है, वाटरमेलन माने होता है तरबूजा, तो तरबूजे का मॉडल होता है ये। प्लम पुडिंग मतलब खीर में जैसे काजू किशमिश ऊपर से डाल देते हैं तो उसे प्लम पुडिंग बोलते हैं ना, तो इसके लिए बोला जाता है जैसे खीर वाली कंडीशन, और दूसरा तरबूजे के लिए। अच्छा देखिए, इसमें इसने क्या बताया था, इसने बताया था कि परमाणु जो होता है 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का धनावेशित गोला होता है, ध्यान रखना है। यानी कि जो परमाणु की त्रिज्या है वो टॉमसन ने ही बताई थी, जो आज तक वैलिड है। यानी परमाणु की त्रिज्या है 10⁻⁻10 मीटर या एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में ये बताया था कि गोले के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जगह जगह उसी प्रकार वितरित होते हैं जैसे तरबूजे में उसके बीज होते हैं। ये भी आपको याद रखना है, जैसे तरबूजा होता है उसमें उसके बीज धसे रहते हैं जगह जगह, तो ऐसे ही परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बताया था किसने, टॉमसन ने, है ना। ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये बताया था टॉमसन ने। तीसरी कंडीशन क्या बताई थी, तीसरा ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन का कुल ऋणावेश परमाणु के समस्त धनावेश के बराबर होता है, ताकि जो परमाणु होता है वो विद्युत उदासीन रहे। यानी तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है ये वाली। तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन बताई उसने कि परमाणु की त्रिज्या है 10⁻⁻10 मीटर। दूसरी बात जो है वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु में उस प्रकार धसे रहते हैं जैसे तरबूजे में उसके बीज होते हैं। और तीसरी कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रॉन का कुल ऋणावेश परमाणु के समस्त धनावेश के बराबर होता है। तो इससे क्या प्रदर्शित हुआ, जो परमाणु होता है वो विद्युत उदासीन होता है। अच्छा, इसकी इमेज और देख लेते हैं एक बार। देखिए, ये है थॉमसन का परमाणु मॉडल। इसमें क्या क्या कंडीशन है, देखिए ये जो टोटल गोला है, ये जो पूरा गोला बना हुआ है ये तो हो गया परमाणु, और ये जो माइनस माइनस लगा हुआ है ये हो गए, जैसे ये हैं इलेक्ट्रॉन माइनस वाले। ठीक है, तो क्या बताया इसने, जो ये गोला बना हुआ है इसकी त्रिज्या है 10⁻⁻10 मीटर, यानी सेंटर से ये जो दूरी है ये 10⁻⁻10 मीटर है। दूसरी बात, ये जो इलेक्ट्रॉन है देखिए ऐसे ही बना रखे हैं जैसे तरबूजे में बीज धसे रहते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन हो गए। अब तीसरी कंडीशन ये है कि जितना ये पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है इस परमाणु पर। तो ये 3 बातें बताई है थॉमसन ने, आपको तीनों बातें थोड़ी थोड़ी याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए इस मॉडल का उपयोग कहाँ होता है, तो ये भी याद रखना है। जो इस मॉडल की सहायता से हम तापायनिक उत्सर्जन और आयनीकरण की सफलतापूर्वक व्याख्या कर सकते हैं। ये दोनों बात आपको याद रखनी है। अब इसके दोष और देख लेते हैं, दोष क्या क्या हैं।
कि इस मॉडल की सहायता से परमाणु के स्पेक्ट्रम की सही व्याख्या नहीं की जा सकती। जो स्पेक्ट्रम होता है परमाणु का, उसकी व्याख्या ये जो मॉडल है थॉमसन का, ये नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं रदरफोर्ड भाई। देखिए अब सेकंड प्रयोग है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। तो इसने कब किया था प्रयोग? 1911 में। अच्छा, इसके अलावा आपको याद रखना है जो प्रोटॉन है कण हमारे पास, तो प्रोटॉन का नामकरण भी रदरफोर्ड ने ही किया था, है ना। लेकिन अगर खोज पूछी जाए तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की है। कभी कभी हम अगर गोल्डस्टीन ऑप्शन में नहीं है तो आप रदरफोर्ड ही लगाएंगे। ठीक है, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नामकरण किया है, खोज की है गोल्डस्टीन ने, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो अब रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग भी देख लेते हैं। ये सेकंड मॉडल है कि परमाणु की संरचना जानने के लिए लॉर्ड रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में एक प्रयोग किया था। इस प्रयोग में देखिए किसका प्रयोग किया? पोलेनियम। पोलेनियम एक नाभिकीय तत्व होता है, सॉरी रेडियो एक्टिव तत्व होता है। तो 89 से लेके कहाँ तक? 103 तक ये होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, है ना। तो पोलोनियम नामक एक रेडियो एक्टिव तत्व से उच्च गतिज ऊर्जा निकलने वाली अल्फा किरणों के बारीक किरणपुंज को एक बहुत ही पतले स्वर्ण पत्र से टकराया। जो स्वर्ण पत्र था उसकी मोटाई थी 2 × 10⁻⁷ मीटर, यानी इतना पतला था वो, है ना, यानी 2 माइक्रोन से भी छोटा। तो ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है, जिसके आधार पर रदरफोर्ड ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त किए, है ना। क्या किया? पहले इसकी इमेज देख लेते हैं एक बार। देखिए ये है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की एक इमेज, आप देख सकते हैं। ये जो इधर से आ रहे हैं ये सभी हैं अल्फा कण, ये वाले, ठीक है, ये हैं क्या है? ये अल्फा कण है। अब क्या कंडीशन है? इधर से अल्फा कण आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही नाभिक के समीप पहुंचते हैं तो वो वहाँ से विक्षेपित हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जो अल्फा कण होता है वो भी पॉजिटिव है और जो नाभिक है वो भी पॉजिटिव है। तो जब दोनों पॉजिटिव हैं तो कूलाम के नियमानुसार दोनों के बीच लगेगा प्रतिकर्षण बल। तो अगर नाभिक के समीप आएंगे अल्फा कण तो उसे वो दूर धकेल देगा नाभिक। अब जो नाभिक से दूर कर जा रहे थे, देखिए जैसे ही गया है तो ये सीधा चला जाएगा। जो नाभिक से थोड़े नज़दीक हुए वो कुछ कम कोण पर विक्षेपित होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल सीधे आ रहे होंगे तो वापस ही लौट जाएंगे वो 180 डिग्री के कोण पर। तो ऐसा कौन सा अल्फा कण है? लगभग 2000 में से एक। अगर 2000 अल्फा कणों का उन्होंने भेजा था तो उनमें से एक अल्फा कण ही वापस इस 180 डिग्री के कोण पर लौटा था। तो अब उन्होंने क्या निष्कर्ष प्राप्त किए वो देख लेते हैं एक बार। देखिए उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि अधिकांश अल्फा कण जो हैं स्वर्ण पत्र के आर पार बिना प्रभावित हुए सीधे निकल जाते हैं, यानी उन पर कोई बल कार्य नहीं करता है ना। इससे पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। अगर आपसे पूछा जाए निष्कर्ष, मतलब एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के निष्कर्षों को लिखिए, 2 निष्कर्ष लिखिए, 4 निष्कर्ष लिखिए, तो आप लिखेंगे कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। सेकेंड कंडीशन कि कुछ अल्फा कण 90 डिग्री अथवा अधिक कोण पर प्रकीर्णित होते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि परमाणु का केंद्रक जो है वो धनावेशित है, तभी अल्फा कणों को प्रतिकर्षित करता है ना। भाई यहाँ पर क्या करेगा? दोनों क्योंकि प्लस हैं, पॉजिटिव हैं, नाभिक भी पॉजिटिव है, अल्फा कण भी पॉजिटिव है, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, दूर की ओर धकेलेगा। और तीसरी बात उन्होंने बताई कि 20,000 अल्फा कणों में से, देखिए 2000 नहीं 20,000 अल्फा कणों में से लगभग एक अल्फा कण अपने ही मार्ग पर वापस लौट आता है। इससे पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान उसके केंद्र में है, जिसे नाभिक कहते हैं। तो इस वाली कंडीशन से कि लगभग 20,000 अल्फा कण उन्होंने भेजे थे और उनमें से केवल एक ही वापस लौटता है, वो भी बिल्कुल अपने मार्ग पर, यानी जिस मार्ग पर गया था उसी मार्ग पर वापस लौट आएगा। तो यानी कि 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित होता है। तो इससे पता चला कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान उसके केंद्र में होता है और जिसे नाभिक बोलते हैं हम, नाभिक। तो नाभिक की खोज करी है रदरफोर्ड ने, ठीक है। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से नाभिक की खोज हुई है और नाभिक की त्रिज्या भी आपको याद रखनी है, 10⁻⁻15 मीटर होती है, ठीक है, या 1 वर्ग मीटर। और देखिए एक निष्कर्ष ये निकाला है कि प्रति एकांक समय में प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या प्रकीर्णन कोण की ज्या के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। इसके आधार पर बहुत सारे न्यूमेरिकल भी हैं और न्यूमेरिकल को हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे, जो भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, ठीक है। तो ये चारों जो निष्कर्ष थे रदरफोर्ड के, आप नोट भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद देखते हैं नील्स बोर का परमाणु मॉडल। अब देखिए नील्स बोहर का परमाणु मॉडल देखते हैं। इन्हें बोहर भी बोलते हैं, बोर भी बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो सन 1913 ईस्वी में प्रोफेसर नील्स बोहर ने एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। ये भी आपको याद रखना है कि नील्स का जो परमाणु मॉडल है वो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। और अपने इस मॉडल के लिए बोहर ने निम्नलिखित 3 नए अभिग्रहित प्रस्तुत किए, ठीक है। देखिए इससे पहले मैं बताऊं, रदरफोर्ड ने ये कहा था
जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर घूमते समय ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, जिससे उसकी कक्षा छोटी होती चली जाती है। तो अगर ऐसा होता तो जो नाभिक होगा, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन होगा, अंत में नाभिक में गिर जाएगा धीरे धीरे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो फिर उस दोष को दूर करने के लिए नील्स बोहर ने अपने नए अभिग्रहित प्रस्तुत किए। देखिए, और देखिए पहला क्या बताया उन्होंने बताया कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ विशेष कक्षाओं में ही परिक्रमा करते हैं। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, रदरफोर्ड ने कहा सभी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, लेकिन उसने कहा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ विशेष कक्षाओं में ही परिक्रमा करते हैं, जिन्हें स्थायी कक्षा कहते हैं। प्रत्येक स्थायी कक्षा के इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो होता है वो h/2 या उसका पूर्ण गुणज होता है। यानी जो कोणीय संवेग होगा या तो h/2 होगा या इसका कोई पूर्ण गुणज होगा, है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सेकंड बात उन्होंने बताई कि इलेक्ट्रॉन को अपनी स्थायी कक्षा में घूमने के लिए, देखिए एक बात आपको पता होना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वृत्ताकार कक्षा पर गति करता है। जब कोई पिंड वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसे एक बल की आवश्यकता होती है, जिसे अभिकेंद्र बल होते हैं बोलते हैं। अगर अभिकेंद्र बल उसे प्राप्त नहीं होगा तो वो वृत्तीय गति नहीं कर पाएगा, है ना। तो अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन अपनी स्थायी कक्षा में जब घूमते हैं तो आवश्यक अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है, उसे नाभिक के बीच और इलेक्ट्रॉन के बीच जो वैद्युत बल लगता है उससे प्राप्त होता है ना। इनके बीच बल लगेगा प्लस और माइनस के बीच। भाई नाभिक प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है, दोनों के बीच कूलाम के नियम के अनुसार आकर्षण बल लगेगा, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन को आवश्यक अभिकेंद्र बल है वृत्तीय गति करने के लिए वो कहाँ से प्राप्त हुआ, इस वैद्युत बल से प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देख लीजिए। तीसरी कंडीशन उन्होंने बताई कि जब परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन किसी निम्न ऊर्जा स्तर से किसी उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो वह दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर ऊर्जा का अवशोषण करता है। यानी दोनों जो ऊर्जा स्तर हैं या दोनों कक्षा हैं उनकी जो ऊर्जा में अंतर होता है उतनी ऊर्जा का वो अवशोषण करता है। यदि उच्च ऊर्जा से निम्न स्तर में आता है तो वह उतनी ही ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। देखिए समझ लीजिए, मान लीजिए कक्षा है, ये n=1 है, ये n=2 है, तो मान लीजिए इनकी ऊर्जा का अंतर है 2 eV, सपोज दैट। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाएगा ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर जब जाएगा तो वो इतनी ऊर्जा 2 eV ऊर्जा को अपने अंदर ले लेगा, खींच लेगा, अवशोषित कर लेगा। अगर ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन आएगा तो 2 eV ऊर्जा को वो उत्सर्जित कर देगा। जब ऊपर जाता है तो उसे बोलते हैं अवशोषण संक्रमण, है ना, और जब नीचे आता है तो उसे बोलते हैं उत्सर्जन संक्रमण। संक्रमण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एक कक्षा से या एक ऊर्जा स्तर से दूसरी ऊर्जा स्तर को आना या जाना, वो कहलाता है संक्रमण, ठीक है। इसे आगे पढ़ेंगे और, ठीक है, और देखते हैं। देखिए इसके बाद एक नॉर्मल सी डेरिवेशन है, ये कई बार पूछ लेते हैं। देखिए जब पेपर टफ बनाना हो तो ऐसी डेरिवेशन पूछते हैं जो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट ना हो, जिससे बच्चे पढ़कर ही ना जाएं। तो ऐसी ही एक डेरिवेशन है ये, तो इसे देख लेते हैं। क्या है कि बोहर की स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या एवं स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वेग। तो हमें ये पता है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में गति करता है तो उसे आवश्यक अभिकेंद्र बल वैद्युत बल से प्राप्त होता है। और हमें ये भी पता है जो वैद्युत बल होता है वो हम कहाँ से निकालते हैं, वो कूलाम के नियम से निकालते हैं। तो कूलाम का नियम हमें पता है कि दो आवेशों के बीच बल बताता है। फॉर्मूला क्या होता है, F=1/4πε0 Q1 Q2/r², ये हमें पता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कि इलेक्ट्रॉन को स्थायी कक्षा में परिक्रमा करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आरोपित स्थिर वैद्युत बल से प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभिकेंद्र बल बराबर होगा स्थिर वैद्युत बल के। अब अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला होता है mv²/r। अब इसके बाद स्थिर वैद्युत बल हम किससे निकालते हैं, कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो Q1 के स्थान पर लेंगे हम Zd, यानी जो भी नाभिक होगा उसका परमाणु क्रमांक और उस पर आवेश की मात्रा की मल्टीप्लाई करके आवेश निकाल लेंगे। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो मल्टीप्लाई कर लेंगे आगे। तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा mv² बराबर Zd²/4πε0 r, क्योंकि जो बटे में r² थी उससे एक r को हम काट चुके हैं, देख लीजिए ऊपर। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, फिर लिखेंगे बोहर की परिकल्पना से। तो ये हो जाएगा mvr बराबर h/2π, या v बराबर हो जाएगा nh/2πmr। इसे इक्वेशन मान लेंगे हम सेकेंड, ठीक है। अब ये जो n का मान हमने निकाला है, इस n की वैल्यू को हम रख देंगे समीकरण 1 में, ठीक है। देखिए आगे v की वैल्यू जो निकाली है हमने। देखिए अब क्या करने वाले हैं, समीकरण 1 में v का मान रखेंगे। तो v का मान जब क्या है भाई mv² थी ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, nh/2πmr। इसका वर्क कर दीजिए, बराबर Zd², ये वैल्यू चली ही रही है।
इसका वर्ग खोल देंगे तो एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर स्क्वायर हो जाए, मतलब कैलकुलेट कर लेंगे तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर, यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेंगे फाइनली। इतना तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, साइंस के स्टूडेंट हैं तो पक्षांतर करना है, इधर से उधर करनी है वैल्यू, तो आर की वैल्यू इतनी आएगी निकल के, है ना। ये हुई परमाणु में कक्षा की त्रिज्या, सॉरी इलेक्ट्रॉन के कक्षा की त्रिज्या। अब इधर आप सब देखेंगे जो ये इक्वेशन थर्ड बनी है हमारी, तो आर बराबर क्या है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट जेड पाई ई स्क्वायर एम। तो ये सब कांस्टेंट है। एच क्या है, प्लैंक नियतांक है। एप्सिलॉन जीरो भी एक कांस्टेंट है। जेड किसी विशेष परमाणु के लिए जेड भी नियतांक ही होगा। पाई कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन के लिए ई कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, सब सारी वैल्यू हमें पता है। तो जब ये सब कांस्टेंट है तो इसे कांस्टेंट मानकर ये लिख सकते हैं आर अनुक्रमानुपाती होगा एन स्क्वायर के, ठीक है। यानी जो परमाणु के कक्षा की त्रिज्या होती है वो मुख्य क्वांटम संख्या की वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। देख लीजिए, यानी इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे कक्षा बढ़ती जाएगी उसकी त्रिज्या भी बड़ी होती चली जाएगी, ये लिख सकते हैं। अतः स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या जो होगी मुख्य क्वांटम संख्या अथवा कक्षा की क्रम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। और एच परमाणु के लिए जेड बराबर होता है 1, तो एन वी कक्षा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर एन बराबर एन स्क्वायर। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, जेड की वैल्यू यहाँ 1 रख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसे मान लेंगे इक्वेशन 4। पहली कक्षा के लिए क्या हो जाएगा, एन बराबर 1 हो जाएगा। अब इन जब सबकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, एच की वैल्यू, एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू, पाई की वैल्यू, ई की वैल्यू, एम की वैल्यू, तो आर वन की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वाला। तो आर एन बराबर होगा एन स्क्वायर इंटू आर वन। अगर मान लीजिए हमें दूसरी कक्षा की त्रिज्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 2 का वर्ग मल्टीप्लाई में कर देंगे आर वन। अगर हमें आर थ्री निकालनी है तो क्या करेंगे, 3 का वर्ग कर दीजिए इंटू आर वन। अगर 4 निकालनी है तो 4 का वर्ग कर दीजिए इंटू आर वन, है ना। तो इसी प्रकार जब एनवीं कक्षा की त्रिज्या निकालेंगे तो आर एन बराबर होगा एन स्क्वायर इंटू आर वन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। कई बार पूछा गया है कि बोर परमाणु की कक्षा की त्रिज्या, दूसरी तीसरी व चौथी परमाणु कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। या दूसरी तीसरी चौथी कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, जो बोर त्रिज्या भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको याद भी रखनी है दूसरी तीसरी के लिए भी। चलिए देखते हैं आगे। तो ये तो होगी भाई कक्षा की त्रिज्या। अब देख लेते हैं स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वेग। अब हमें पता बोहर की परिकल्पना, वही पुरानी कंडीशन, एम वी आर बराबर होगा एन एच अपन 2 पाई। बोहर ने क्या कहा था कि वृत्तीय गति करते इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो होगा एच अपन 2 पाई होगा, या उसका कोई पूर्णग्रज होगा। तो हमने मान लिया वो है एन एच अपन 2 पाई। यहाँ से हम वी की वैल्यू निकालेंगे, वी बराबर हो जाएगा एन एच अपन 2 पाई एम आर, ठीक है। अब यहाँ आर की वैल्यू रख देंगे, जो आर की वैल्यू हमने निकाली थी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये इक्वेशन बन के आएगी वी बराबर जेड डी स्क्वायर अपॉन 2 एच एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन एन, जहाँ परमाणु विशेष के लिए कांस्टेंट हो जाएगा जेड डी स्क्वायर अपॉन 2 एच एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट हो गया भाई। जेड की वैल्यू फिक्स रहेगी किसी विशेष परमाणु के लिए। ई का मान हमें पता ही है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। एच भी प्लैंक नियतांक है और एप्सिलॉन जीरो भी एक कांस्टेंट है। तो यहाँ से क्या पता चली कि वी जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होगी एन के, ठीक है। तो यहाँ से ये लिख सकते हैं, कहते हैं बोहर की स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वेग जो होगा मुख्य क्वांटम संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए हमें क्या पता है, जेड बराबर होता है 1, ठीक है। तब देखेंगे हाइड्रोजन परमाणु की एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा। तो वी एन बराबर होगा ई स्क्वायर अपन 2 एच एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन एन। प्रथम कक्षा के लिए एन बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। ई की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू पता है, एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू पता है। तो ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसका वर्क कर देंगे। एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34। एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू 8.85 गुणा 10⁻12। इन सारी वैल्यू को जब पुट करके हम कैलकुलेट करेंगे तो जो वेग आएगा प्रथम कक्षा का वो कितना आएगा, 2.19 गुणा 10⁻6। ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है, मीटर पर सेकेंड। वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू है एमसीक्यू के लिए, ठीक है, कि प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होगा, तो आपको बताना है 2.19। लेकिन ये भी याद रखना हाइड्रोजन परमाणु की ही बात करेंगे उसमें, ये नहीं कि किसी और के लिए। तो हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग जो होगा प्रथम कक्षा में 2.19 गुणा 10⁻6 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। देखते हैं आगे। और देखिए अगर एनवी कक्षा में अगर हमें वेग निकालना है तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ये होगा वी एन बराबर होगा वी वन अपॉन एन। जैसे एनवी कक्षा में हमने त्रिज्या निकाली थी तो एन स्क्वायर इंटू आर वन था, ऐसे ही अगर एनवी कक्षा में वेग निकालेंगे तो वी वन अपॉन एन वन हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, दोनों फॉर्मूले आपको याद करके जाने हैं ठीक से, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। अब फिर है उत्तेजन विभव। अब उत्तेजन विभव क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है 1 नंबर के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन कई बार पूछी गई है उत्तेजन और आयन विभव की, तो आपको याद रखना है
क्या होता है उत्तेजन विभव कि वह न्यूनतम त्वरक विभव जिस पर कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से टकराकर उसे उत्तेजित कर देता है। ठीक है, तो ऐसे त्वरक विभव को उत्तेजन विभव कहते हैं। तो डेफिनेशन कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। ऐसे ही इसमें आयनन विभव होता तो क्या करता कि वह न्यूनतम आयनित विभव जिस पर कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से टकराकर उसे आयनित कर देता है। उत्तेजित की जगह क्या लिख देंगे, आयनित कर देंगे, तो वो हो जाएगा आयनन विभव। ठीक है, ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एग्जाम्पल में ये वैल्यू आपको याद रखनी है कि हाइड्रोजन परमाणु का पहला, दूसरा और तीसरा उत्तेजन विभव इतने वोल्ट 10.2 10.20 12.09 12.75 वोल्ट होंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। देखिए इसके बाद इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आयनन विभव की कि वह न्यूनतम त्वरक विभव जिस पर कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से टकराकर उसे आयनित कर सके। देखिए एक ही शब्द बदला है, वहाँ उत्तेजित कर सके, यहाँ आयनित कर सके, तो ऐसे न्यूनतम त्वरक विभव को आयनन विभव कहते हैं। ठीक है, इसमें भी देखिए ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए इसकी वैल्यू होगी 13.6 वोल्ट और पारे के लिए होगी 10.4 वोल्ट। तो जितना भी इसमें इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया है अब तक, और भी थोड़ा बहुत जो रह गया उसे देख लीजिए एक बार। देखिए 1 नंबर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, विविक्त ऊर्जा स्तर क्या होते हैं। तो इनकी आपको डेफिनेशन याद करके जानी है। देखिए मॉडल वगैरह में ये नहीं दी हुई है, तो आप इसे पढ़ के जाएंगे अच्छे से। क्या होते हैं कि वे ऊर्जा स्तर जिनकी ऊर्जाएं निश्चित होती हैं, सुनिश्चित होती हैं, उन्हें कहते हैं विविक्त ऊर्जा स्तर। कि माना कोई परमाणु उत्तेजित अवस्था में है तो उसके अन्वय ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, ज़रा देख लेते हैं एक बार। तो इसकी वैल्यू होगी ई एन बराबर माइनस के जेड स्क्वायर आर एस सी अपॉन एन स्क्वायर। अब जो आर की वैल्यू है ये इंपॉर्टेंट है। आर जो होता है वो होता है रिडबर्ग नियतांक। आर को हम कहते हैं रिडबर्ग नियतांक। ठीक है, ये हो गया रिडबर्ग नियतांक। इसकी वैल्यू याद रखनी है 1.097 10⁻7। मात्रक भी याद रखना है इसका। तो मात्रक क्या होता है, रिडबर्ग नियतांक का मात्रक है मीटर इनवर्स। ये भी वैल्यू आपको याद रखनी है। ठीक है, एच आपको पता ही है, एच क्या होता है प्लांक नियतांक, उसकी वैल्यू भी पता है 6.6 × 10⁻−34। मात्रक भी पता है, जूल सेकंड होता है। ठीक है, और विमीय सूत्र भी पता है, ml² T-1 होता है। तो ये सारी वैल्यू आपको याद रखनी है। सी होती है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, ज़रा देख लेंगे। और हाइड्रोजन परमाणु के लिए इसकी वैल्यू जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। ये वैल्यू आपको याद रख के जानी है कि RH की वैल्यू होती है 13.6 EV, है ना। अब ये डिपेंड किस पे करेगा, जेड पे। अगर हाइड्रोजन परमाणु है तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड बराबर 1 हो जाएगा। अदरवाइज कोई अदर परमाणु होगा तो उसके लिए जेड की वैल्यू अलग हो जाएगी, है ना। तो इस वैल्यू को जब पुट कर देंगे तो ई एन बराबर माइनस के 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन ध्यान रखना है किसके लिए है, ये हाइड्रोजन के लिए है बस। देखिए इसके बाद देख लीजिए संक्रमण। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है आपके लिए। तो मैं अभी बता रहा था इसके बारे में, संक्रमण क्या होता है। तो किसी परमाणु में एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में प्रवेश करना, कौन करेगा प्रवेश, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन भी लिख देंगे कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का, यहाँ इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, इलेक्ट्रॉन का एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में प्रवेश करना संक्रमण कहलाता है। अब संक्रमण 2 प्रकार से होगा भाई, या तो कक्षा में वो नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे आएगा। तो जब नीचे से ऊपर जाएगा उसे बोलते हैं अवशोषण संक्रमण। ठीक है, और जब ऊपर से नीचे आएगा वो कहलाता है उत्सर्जन संक्रमण। 2 ही प्रकार का हो सकता है बस केवल, या तो कोई ऊपर से नीचे जाएगा या नीचे से ऊपर आएगा। ठीक है, देख लीजिए। देखिए फर्स्ट कंडीशन है उत्सर्जन संक्रमण कि जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, यानी ऊपर से नीचे आता है, तो इसे बोलते हैं हम उत्सर्जन संक्रमण। अब इसमें भी ये याद रखना फॉर्मूला, उत्सर्जन संक्रमणों की संख्या होती है n(n−1/2)। ठीक है, तो ये फॉर्मूला गणित में भी होता है, वो कहाँ होता है आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं आगे। देखिए इसके बाद ये डेफिनेशन है अवशोषण संक्रमण। ये क्या होता है कि जब कोई परमाणु मूल ऊर्जा स्तर से किसी उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो इसे अवशोषण संक्रमण कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन होगा और वो परमाणु में क्या करेगा, मूल ऊर्जा स्तर से या नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, तो उसे बोलते हैं हम शोषण संक्रमण। अवशोषण संक्रमणों की संख्या होती है n-1, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए देखना है उत्सर्जन तथा अवशोषण संक्रमणों में तरंग दैर्ध्य का निर्धारण। तो ये आप कर लेंगे, कोई ज़्यादा हार्ड है नहीं, और केवल फार्मूला याद रखेंगे। इसका फार्मूला होगा 1/λ=r और 1/n1² माइनस 1/n2²। तो इसकी कंडीशन कहाँ से बनेगी, देखिए E1 की वैल्यू दे रखी है माइनस के RSc/n1²,
और ये माइनस के आर एच सी अपॉन एन टू स्क्वायर। तो जब ऊर्जा का अंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा डेल्टा ई, और डेल्टा ई बराबर हो जाएगा ई टू माइनस ई वन, ये होता ना। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये कितना हुआ माइनस के आर एच सी अपॉन एन टू स्क्वायर, हम प्लस हो जाएगा ये भाई, दो माइनस हो गए ना, आर एच सी अपॉन एन वन स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। अब इसमें से कुछ कॉमन कर दीजिए, तो ये तो हो गया ई टू माइनस ई वन डेल्टा ई। अब कॉमन क्या हुआ, आर एच सी कॉमन हो गया, और ये कितना बचा वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर, ये हो गया ना। अब डेल्टा ई बराबर होता है एच न्यू प्लांक नियतांक से, तो ये आर एच सी और ये जो का तो यहाँ पूरे कोष्टक में एच से एच कैंसिल आउट कर दीजिए। अब न्यू बराबर होता है सी अपॉन लेमडा, भाई ये होगी सी अपॉन लेमडा, बाकी ये जो का तो आर सी यहाँ लिख दीजिए, ये कोष्टक जो का था सी से सी भी काट दीजिए। तो क्या वैल्यू बची, तो ये वैल्यू बचेगी कि वन अपॉन लेमडा इक्वल टू आर और वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर, इस पर ही डिपेंड करेगा ये, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए एक फॉर्मूला यहाँ से भी बना सकते हैं हम, कि हमें पता है ई बराबर होता है एच सी अपॉन लेमडा, तो लेमडा बराबर हो जाएगा एच सी अपॉन ई, ये लेकिन ई भी में होना चाहिए। जब इन्हें सारी वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो ये फॉर्मूला बन के आएगा लेमडा इक्वल टू 1 2 3 7 5 अपॉन डेल्टा ई। लेकिन जो डेल्टा ई है ये ई बी में चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल में नहीं, जूल में यूज नहीं कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो इतने एंगस्ट्रॉम होगी, ये मैंने पिछले चैप्टर में जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव बताया था, तो उसमें मैंने आपको इसे बताया था, ठीक है। तो अब लास्ट और देख लेते हैं डेरिवेशन, जो इसके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना रहती है, तो वही देखते हैं बस। अब देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है जो इस चैप्टर से आने की संभावना रहेगी, तो इसे आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे। अगर ये आता है तो 5 नंबर में ही आएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या दिया है कि हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन की गर्म वाष्प को कांच के एक पात्र में रखा जाता है तथा उससे उत्सर्जित होने वाले समस्त विकिरणों को स्पेक्ट्रोमीटर के छिद्र पर आपतित किया जाता है, जिससे पर्दे की काली पृष्ठभूमि पर कोई चमकीली रेखाएं प्राप्त होती हैं। इन रेखाओं को हम कुछ श्रेणियों में रखते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। इन रेखाओं को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। तो अब वो 5 श्रेणी का ये फिगर है, ये फिगर आपको बनाना है लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फुंड श्रेणी है। देखिए इसमें क्या है, जब किसी उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन कहीं से भी ऊपर से आए और वो पहली कक्षा में आकर रुके तो वो बनेगी लाइमन श्रेणी। अगर दूसरे में आकर रुके तो वो बामर बनेगी, तीसरे में रुकेगा तो पास्चन, चौथे के लिए ब्रैकेट और 5वें के लिए फुंड बनेगी। जो लाइमन श्रेणी होती है ये प्रकाश के यूवी क्षेत्र यानी पराबैंगनी क्षेत्र में है, और जो बामर श्रेणी है वो दृश्य क्षेत्र में है। ये ही दोनों आपको याद रखनी है कि प्रकाश के किस क्षेत्र में होती हैं। तो लाइमन श्रेणी होती है पराबैंगनी क्षेत्र में, बामर श्रेणी होती है दृश्य क्षेत्र में, बाकी तीनों अवरक्त क्षेत्र में है। कौन से क्षेत्र में है, अवरक्त में, ये आपको याद रखना है जरूर ही। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन आपके लिए, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। अब थोड़ा देख लेते हैं लाइमन श्रेणी क्या होगी। तो लाइमन श्रेणी होती है कि जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती हैं। इस श्रेणी की रेखाओं की तरंग दैर्घ्य निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त की जाती है। तो 1 अपॉन लेमडा बराबर आर होगा, n1 के स्थान पर 1 रख देंगे, n2 बराबर 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी ऊपर से इलेक्ट्रॉन आ सकता है इसमें, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक दो बातें इसमें रह गई हैं लिखने के लिए, तो आप उसे बुक से पढ़ लेंगे, चाहे नहीं भी पढ़ें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इनकी आपको लिमिट याद रखनी है तरंग दैर्घ्य की, कि इसकी ऊपरी जो रेखा है उसकी सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य कितनी होती है इस श्रेणी की, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य कितनी होती है। ये 2 बातें आपको याद रखनी है, ज़रूर ही याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद है सेकंड बामर श्रेणी। तो बामर श्रेणी क्या होती है कि जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है। देखिए उसमें तो पहले में आ रहा था, इसमें दूसरे में आ रहा है। तो स्पेक्ट्रम जो होगा वो दृश्य भाग में प्राप्त होता है, निम्न सूत्र द्वारा उसे हम प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी सूत्र होगा 1 अपॉन लेमडा बराबर आर होगा 1/2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, और जो n2 होगा 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। सेम लाइन लिखनी है, देखिए इसमें कोई चेंजमेंट आपको नहीं करना है, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे आप। जैसे इसमें हमने लिखा है कि जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे में आता है तो आप वहाँ पास्चन के लिए लिख देंगे तीसरे में, और n2 बराबर हो जाएगी 4 5 और 6। सेम लाइन वही लिखनी है, ठीक है। तो पास्चन के लिए 1 अपॉन लेमडा बराबर होगा आर 1/3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। अब एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 5 6। फिर है ब्रैकेट श्रेणी, सेम लाइन लिखेंगे। अच्छा ये मैंने लिखा नहीं है, फॉर्मूला लिख दिया है केवल, लेकिन आपको वहाँ पेपर अगर आता है 5 नंबर के लिए तो आप इसे लिखेंगे, छोड़ेंगे नहीं कभी। आप भी ऐसा ही लिख के छोड़ दिए तो आपके नंबर कट हो जाएंगे। तो ब्रैकेट श्रेणी के लिए 1 अपॉन लेमडा बराबर आर होगा
1/4 स्क्वायर माइनस के 1/n स्क्वायर। ऐसे ही फुंड श्रेणी के लिए होगा ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इस चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रख के ही जाना है वो रेडबर्ग नियतांक है। उसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, उसका मात्रक याद रखना है, उसका विमीय सूत्र याद रखना है, ये नहीं भूलना है। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग भी आपको याद करके ही जाना है, मतलब उसके निष्कर्ष याद कर लेंगे तो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं ये काफ़ी, ठीक है। तो इन्हें आप नहीं बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो देखिए इस चैप्टर में जितना भी इम्पोर्टेंट हो सकता है वो लगभग मैंने सारा करा दिया है। तो ऐसे आप तैयारी कर सकते हैं चैप्टर बाई चैप्टर, और जितने भी चैप्टर रह गए हैं तो इस बार मेरा टारगेट रहेगा कि मैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण या प्रत्यावर्ती धारा या संधि डायोड से कोई चैप्टर लेकर आऊँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इनसे काफ़ी न्यूमेरिकल और काफ़ी थ्योरी पूछी जानेगी। तो अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको काफ़ी लाभ होगा, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अच्छा रहेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।